फिल्म की शुरुआत में एक बच्चा जिसका नाम सारो है अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चुराते हुए दिखाया गया है। ज्यादा समय नहीं बीतता है, दोनों लड़के बाजार में चुराए गए कोयले का व्यापार करने जाते हैं 2 पैकेट दूध के लिए। इंतजार करते हुए सारो कुछ सड़क विक्रेताओं को जलेबी बनाते हुए देखता है, जिसे वह अपने भाई से खरीदने के लिए कहता है। उसका भाई उसे बताता है कि वह एक दिन उसे जरूर जलेबी खरीद कर देगा। फिर सारो कहता है कि वह पूरी दुकान खरीद लेगा। वे दूध को अपने घर लाते हैं, जहां वे अपनी माँ और छोटी बहन शकीला के साथ रहते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि उन्होंने वह दूध कहाँ से पाया, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। कुछ समय बाद उनकी माँ श्रमिक कार्य के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब सारो का बड़ा भाई गुड्डू काम पर जा रहा था, सारो ने उससे पूछा कि क्या वह भी उसके साथ जा सकता है, लेकिन गुड्डू मना कर देता है। उसे बताता है कि वह वजन उठाने का काम करने के लिए बहुत छोटा है। सारो उसे बताता है कि वह यह कर सकता है और यह साबित करने के लिए कुर्सियां और साइकिलें उठाता है कि वह मदद कर सकता है। उसकी लगातार मांगों के बाद गुड्डू को उसे अपने साथ ले जाने देना पड़ता है। उस रात वे ट्रेन से अपने गंतव्य की यात्रा करते हैं। सारो सो जाता है जबकि उसका बड़ा भाई उसे उठाए हुए। जब वे अपने स्टॉप पर पहुंचते हैं, गुड्डू अपने छोटे भाई को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारो बिल्कुल नहीं उठना चाहता। गुड्डू उसे साथ लाने के लिए पछताता है और कहता है सारो को कि वह उस जगह को न छोड़े, वह अपने काम खत्म करने के बाद यहाँ लौटेगा। सारो सिर हिलाता है और उससे कहता है कि उसके लिए 2000 जलेबी लाए। फिर गुड्डू चला जाता है। अचानक सारो रात के बीच में जागता है। वह अपने भाई को खोजने लगता है और उसे पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सारो ट्रेन के डिब्बों में खोजता है, लेकिन गुड्डू को नहीं पाता। अंततः वह एक डिब्बे में सो जाता है। जब सुबह होती है, सारो को एहसास होता है कि ट्रेन चल रही है और दरवाजे बंद हैं। नर्वस महसूस करते हुए वह ट्रेन के चारों ओर दौड़ अपनी माँ और भाई के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं है। वह भूखा और असहाय रहता है। उस डिब्बे में एक दिन से अधिक समय तक फंसा रहता है। अंततः ट्रेन कोलकाता पहुंचती है तो उसके घर से यीशु बहुत किलोमीटर दूर। सारो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता क्योंकि वह हिंदी बोलता है और कोलकाता में ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं। वह टिकट काउंटर पर जाता है और बार बार कहता है कि वह गणेश ताली जाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी भाषा नहीं समझता। फिर सारो एक छोटी लड़की का पीछा करता है और उस रात अन्य सड़क के बच्चों के साथ सो जाता है। रात के बीच में वह बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर जागता है, जो कुछ लोगों द्वारा ले जा रहे हैं। डरकर सारो भाग जाता है। पुलिस अधिकारी बच्चों को उठाने वाले अपहरणकर्ताओं को देखता है, लेकिन वह उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता। सारो एक पुल की ओर बढ़ता है और उसके नीचे एक मंदिर पाता है। वह प्रार्थना करता है और कुछ पवित्र भोजन लेता है। फिर मंदिर की मूर्ति के पीछे जाकर खाता है और अंततः सो जाता है। सारो शहर में घूमता रहता है और एक दिन रेलवे लाइन के साथ चलते समय वह नोर नाम की एक महिला से मिलता है। जब उसे एहसास होता है कि वह खो गया है और केवल हिंदी बोल सकता है, तो वह उसे अपने घर ले जाती है, जहां वह उसे खाना और स्नान कराती है। फिर वह उसे बताती है कि राम नाम का एक व्यक्ति उसकी मां को खोजने में मदद करने के लिए आएगा। अगली सुबह सारो जागता है और वहां राम को पाता है। राम उसे थोड़ी देर देखता है और फिर नोर से कहता है कि सारो बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही सारो को एहसास होता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहां से भाग जाता है। 2 महीने बीत चुके हैं और सारो पुल के पास रह रहा है। एक दिन एक रेस्तरां के पास बैठते समय सारो एक व्यक्ति की नकल करने लगता है। अंदर का व्यक्ति सारो को देखता है और उसके पास आता है, यह समझते हुए कि वह एक खोया हुआ बच्चा है। वह सारो को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जब पुलिस सारो से उसका पता पूछती है, तो वह केवल गणेश शब्द के अलावा कुछ नहीं कह पाता। नतीजतन पुलिस उसकी तस्वीर लेती है और उसे अनाथालय भेज देती है। सारो को एक अनाथालय में ले जाया गया, जहां वह कई अन्य बच्चों के साथ रहता था। वहां जीवन पहले से बेहतर था, लेकिन उसने कुछ समस्याएं देखी। 3 महीने बाद एक महिला जिसका नाम श्रीमती सूद है, सारो से बात करती है। उसने उसे बताया कि उसने अखबार में उसके खोने की जानकारी दी थी, लेकिन उसके माता पिता को नहीं खोज पाई। श्रीमती सूद ने कहा कि एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े ने उसे गोद लेने में रुचि दिखाई और उन्हें अपने घर में उनकी तस्वीरें दिखाई। बाद में एक महिला जिसका नाम स्वार्मिना है, सारो को एक विमान में ऑस्ट्रेलिया ले जाती है और उसे जॉन और सू नाम के जोड़े से मिलवाती है। वे सारो से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि वे उसके नए माता पिता होंगे। उन्होंने उसे अपने घर में गर्मजोशी से स्वागत किया। चूंकि यह एक अलग देश था, सारो हर चीज के बारे में अभिभूत और जिज्ञासु महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने धीरे धीरे अपने नए जीवन शैली में ढलना शुरू कर दिया और अपने नए परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जीने लगा। 1 साल बाद जॉन और सू एक और बच्चे को गोद लेते हैं जिसका नाम मंतोष है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मंतोष को अपने नए घर में समायोजित करने में कठिनाई हो रही है। वह गुस्सा हो जाता है। सू को यह देखकर दुख होता है कि छोटा मंतोष समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रहा है। 20 साल बाद सारो अब एक युवा आदमी है। वह एक रेस्तरां में अपने परिवार के साथ बैठा है। होटल प्रबंधन की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाने की अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहा है। उसकी माँ यह व्यक्त करती है कि वह सारो के उनके जीवन में होने के लिए कितनी खुश और आभारी है। थोड़ी देर बाद सारो मंतोष से उसके घर पर मिलने जाता।
वह मंतोष से बात करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उनकी मां के लिए समस्याएं न पैदा करे, क्योंकि मंतोष के कार्य सू को चिंतित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारो और मंतोष के बीच अच्छा संबंध नहीं है। मेलबर्न में पढ़ाई करते समय वह लूसी नाम की एक लड़की से मिलता है और वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन वह अपने भारतीय दोस्तों द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाता है और भारतीय खाद्य पदार्थों में वह जलेबी देखता है। यह उसे अतीत की याद दिलाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से दुकान पर उसके लिए जलेबी खरीदने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद सारो अपने दोस्तों को अपनी कहानी बताता है। उसके एक दोस्त का सुझाव है कि वे ट्रेन की गति और ट्रेन पर बिताए गए समय की गणना करके खोज क्षेत्र का अनुमान लगा सकते हैं। वे यह भी सलाह देते हैं कि वह अपने गांव को खोजने के लिए गूगल अर्थ का उपयोग करें। रात में सारो अपने गांव को गूगल अर्थ पर खोजने की कोशिश करता है, जैसा कि उसके दोस्त ने सुझाव दिया था, लेकिन वह कोई सुराग नहीं ढूंढ पाता। इस बीच वह और लूसी एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल बीत चुके हैं और सारो ने अपने परिवार को खोजने की उम्मीद नहीं खोई। एक रात सारो लूसी के साथ अपने परिवार के घर जाता है और वे सभी एक साथ रात का खाना खाते हैं। जैसे ही लूसी सारो की खोज के बारे में उसके माता पिता को बताने वाली होती है, सारो उसे कुछ और कहने से रोकता है। वह नहीं चाहता कि उसके गोद लेने वाले माता पिता को पता चले कि वह अपने असली परिवार की खोज कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उन्हें निराशा हो सकती है। टेबल पर हमें पता चलता है कि सारो मंतोष को अपना भाई नहीं मानता, क्योंकि मंतोष को नशे की लत है जो उनकी मां सू को लगातार चिंतित करती है। जैसे जैसे समय बीतता है सारो अपने परिवार को खोजने की इच्छा पहले से कहीं अधिक महसूस करता है। हालांकि वह लूसी के साथ कुछ असहमतियों का भी अनुभव कर रहा है। सारो को चिंता है कि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जी रहा है, जबकि उसका परिवार मुसीबत में हो सकता है, हर दिन उसका इंतजार कर रहा है। वह कहता है लूसी को कि वह इससे बेहतर जीवन जी सकती है। सारो लगातार अपने परिवार के बारे में सोचता है और उन्हें खोजने की इच्छा उसे घर पर अकेले अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी सुराग या जानकारी की तलाश में जो उसे उनके पास ले जा सके। एक दिन सारो फिर से लूसी से मिलता है और वह उसे बताती है कि उसकी गोद लेने वाली मां की सेहत ठीक नहीं है। अपनी मां के बारे में चिंतित सारो उसे देखने का निर्णय लेता है। इस समय तक सारो ने विश्वास किया कि उसकी मां ने उसे गोद लिया क्योंकि वह अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकती। हालांकि उनकी मुलाकात के दौरान लूसी खुलासा करती है कि सू और जॉन ने अगर चाहा होता तो वे अपना बच्चा पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने किसी को एक सुंदर जीवन देने का निर्णय लिया जो अपने परिवार के बिना था। यह सुनकर सारो की आंखों में आंसू आ गए। इस पल ने उसे मंतोष को एक नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया और उसने मंतोष के पास जाकर माफी मांगने का निर्णय लिया। सारो ने अपने घर को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन जब वह गूगल अर्थ पर यादृच्छिक रूप से देख रहा था तो वह उन स्थानों से बहुत दूर चला गया जहां उसने पहले खोज की थी। वहां उसने एक ऐसा स्थान पाया जो उसकी आंखों को भा गया। उसने कुछ स्थान देखे जहां वह बचपन में खेला करता था और अंततः अपने छोटे गांव गणेश तलाई को खोज निकाला। वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। उत्साहित होकर उसने लूसी को अपनी अद्भुत खोज के बारे में बताया और उससे इंतजार करने को कहा। उसने अपनी गोद लेने वाली मां के साथ भी यह खबर साझा की जो उसके लिए बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि सारो की असली मां गणेश तलाई में हो सकती है और अपने अद्भुत बेटे को देख सकेगी। भारत में जाने और अपने गांव गणेश तलाई पहुंचने के बाद सारो को अपने घर के खंडहर में होने से दिल टूट जाता है। उससे लगता है कि वह अपनी खोज में बहुत देर से आया है, लेकिन फिर वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो अंग्रेजी बोलता है। सारो उसे अपनी बचपन की फोटो दिखाता है और अपने अतीत के बारे में बताता है। बूढ़ा आदमी फोटो से सारो को पहचानता है और उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। इससे सारो को अंततः अपनी खोई हुई मां से फिर से मिलने का मौका मिलता है। वे दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। सारो अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है और दुख के साथ जानता है कि गुड्डू उसी दिन एक ट्रेन दुर्घटना में मर गया जब सारो खो गया था। दुख के बावजूद सारो अपनी बहन शकीला से मिलने में खुशी पाता है। वह इतने लंबे समय बाद अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए बहुत खुश है। सारो अपने गोद लेने वाले माता पिता को अच्छी खबर देता है कि उसने अपनी असली मां को खोज लिया है। वह उन्हें उसकी परवरिश के लिए धन्यवाद देती है। सारो उन्हें आश्वस्त करता है कि अपनी जन्म मां को खोजने से उसके प्रति उसकी भावनाएं नहीं बदलती हैं। वे उसके सच्चे माता पिता हैं और वह हमेशा उनके प्यार को संजोता है।